जय हिंद। आइए आज प्रकाश के परावर्तन का जो पार्ट 3 वीडियो है उसे हम देखते हैं। पर्व जैसे होली के और शब बारात जो है इसी के अवसर के चलते मैं बीच में रूबरू नहीं हो पाया, तो आइए हम सब देखते हैं फिर आगे। तो अगला जो है आज हम लोग को कवर करना है टॉपिक जो है वो है किरण पुंज के प्रकार, है ना। उसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो भी इसके नियम है, प्रकाश का परावर्तन है, इसी को हमें इतने टॉपिक को आज पार्ट 3 में हम लोग को कवर करना है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में, सरल रेखा में चलता है। वो अलग बात है कि आगे हायर क्लास में बहुत सारे थ्योरीज मिलेंगे, तो फिलहाल 10th क्लास के लेवल के हिसाब से हम जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो एक सरल रेखा में चलते हुए प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है तो उसे हम किरण कहते हैं, है ना। इसे हम तीर के द्वारा सूचित करते हैं। तीर जो होता है एरो, उसके द्वारा सूचित करते हैं। अब उसके बाद आता है किरण पुंज। तो पुंज का मतलब होता है, जैसे भोजपुरी में बोलते हैं पुंजवट, पुंज का मतलब होता है समूह। तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। इसमें मैंने कहने का मतलब है कि किरण का मतलब एक पतली सी किरण उसको कह सकते हैं, और बहुत से इतना मोटा जब प्रकाश जब निकलता है तो इसमें बहुत सारी किरणें, ऐसे किरणें अनकाउंटेबल है, अनंत है। उसे हम स्टडी की सुविधा के लिए हम किरणों के समूह हम ऐसा लगता है जैसे काउंटेबल बना के हम इसे प्रेजेंट करते हैं। ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो किरणों के समूह को हम बोलते हैं किरणपुंज। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज के कितने प्रकार होते हैं? तो किरणपुंज के 3 प्रकार होते हैं, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। वे हैं अपसारी किरणपुंज, डायवर्जिंग बीम, समांतर किरणपुंज, पैरेलल बीम और अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम। एक एक करके इसे समझते हैं। अपसारी किरणपुंज क्या होता है? वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, जिसमें किरणें जो होती हैं एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें जो है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं। तो इस प्रकार की किरणों के समूह को यानी कि किरणपुंज को हम कहते हैं अपसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है समांतर किरणपुंज, वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें हर जगह परस्पर यानी कि एक दूसरे के समांतर होती है ना। वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें हर जगह एक दूसरे के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। एग्जांपल के तौर पे ये आप देखेंगे इसमें डायग्राम में, ये 3 किरणें यहाँ पर लिया गया है। आप कहीं भी इसमें देखिएगा तीनों किरणें एक दूसरे के समांतर है, सब अंतर पे है, समांतर है। तो इस प्रकार की किरणों के समूह को हम बोलेंगे समांतर किरणपुंज। तीसरा जो है अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम इसको बोलते हैं। वैसा किरणपुंज जिसमें किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर केंद्रित होती है, जिसमें बहुत सी किरणें एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है, सेंट्रलाइज होती है, फोकसित होती है, उसी को हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस नक्शे में देखेंगे कि यहाँ से किरणें सब आकर एक बिंदु पर यहाँ पे केंद्रित हो रही हैं। इस प्रकार की किरणपुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं, है ना। उसके बाद है पारदर्शी पदार्थ, अर्धपारदर्शी या पारभासी, अपारदर्शी। आइए इसे हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। पारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार जा सकता है, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से गमन कर सकता है, वैसे पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, मैटर भी कह सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, स्वच्छ जल, हमारा वायुमंडल, निर्वात माध्यम भी इसे भी कह सकते हैं, है ना। अर्धपारदर्शी या पारभासी, हिंदी में इसके 2 नाम है, अर्धपारदर्शी या पारभासी, इंग्लिश इसका एक ही है, ट्रांसलूसेंट। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलता है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलता है, कुछ रह जाता है, पूरा नहीं निकलता, वैसे पदार्थों को हम अर्धपारदर्शी या पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे एक पारदर्शी कांच ले लीजिए, उसकी किसी एक सतह को बालू पर या मिट्टी पर रख के रगड़ दीजिए, घिस दीजिए, अब उसका सतह घिसा हुआ हो गया। उससे जब प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश का कुछ ही अंश बाहर निकलेगा। तो घिसा हुआ कांच जो है वो अर्धपारदर्शी या पारभासी ट्रांसलूसेंट का एक एग्जाम्पल है। वैसे ही मटमैला जल हो गया, है ना, धूल से भरा हुआ वायुमंडल हो गया, है ना,
हमारा जो ह्यूमन ब्लड जो है वो भी हो सकता है, ह्यूमन स्किन जो है वो हो सकता है, हमारी आंखों की जो पलकें हैं ये भी अर्धपारदर्शी या पारभासी पदार्थ की श्रेणी में आती है। तेल लगा हुआ कागज जो है इसमें ही इसी में आता है, इसमें यानी कि अर्धपारदर्शी या पारभासी पदार्थ में आता है। बहुत से पदार्थ हैं। आइए अब देखते हैं और अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश साफे नहीं जाता है, एकदम से नमाना कर देता है, इसीलिए ऐसे पदार्थ को बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ, है ना। यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, थोड़ा सा भी भाग उससे नहीं निकल पाता है, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं अपारदर्शी यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, इस तरह से बहुत से पदार्थ इसके एग्जाम्पल हैं। आइए अब इसे आगे हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि जो चैप्टर का नाम है, अब वो इसी के बारे में समझने का हम प्रयास करते हैं, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में गमन करता है, प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में गमन करता है, तब इस घटना को हम वो कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन में मीडियम एक ही होना चाहिए, माध्यम एक ही होना चाहिए। अगर आप वायु माध्यम है, हवा माध्यम है, तो माध्यम हवा में ही, यानी कि प्रकाश का आपतन यानी कि प्रकाश आपतित होगी और फिर प्रकाश की किरण आपतित होगी और फिर परावर्तित होगी, मीडियम एक ही होना चाहिए। ये बहुत ही मार्केबल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का। तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में गमन करता है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखना है कि पूरा का पूरा माध्यम जो है वो है हवा माध्यम है, वायु माध्यम है। आप कोई भी एक माध्यम ले लीजिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पद हैं, कुछ शब्द हैं, उनके बारे में जानने की आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले जो किरण दर्पण की ओर, यानी कि दर्पण ले लीजिए, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, इसके बारे में हम आगे और बढ़िया से डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो किरण दर्पण की ओर आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और इसे O से, कैपिटल O से सूचित करते हैं। आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया अभिलंब जो है, लंब जो है अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर खींचा गया डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, इसे कैपिटल N से सूचित करते हैं। आपतित किरण दर्पण से टकराकर यानी कि किसी सतह से टकराकर जब वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो इस लौटती हुई किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। इस लौटती हुई किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। चलिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, जो झुकाव है, जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो झुकाव यानी कि जो कोण बनता है, उस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और इसे स्मॉल r से सूचित करते हैं। एंगल r इज इक्वल टू परावर्तन कोण, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौटता है, तो उन नियमों को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, है ना। अब जो है यहाँ पे हमें खास बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम तो हम जान लिए, भाई प्रकाश के परावर्तन के नियम होते कितने हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण जो है तीनों एक ही समतल में होते हैं। ऐसा नहीं कि आपतित किरण यहाँ पे आपतित हुई और परावर्तित किरण यहाँ से निकल रही है और लंब यहाँ पे डाला गया अलग, तो तीनों अलग अलग नहीं, एक ही बिंदु पर यानी कि एक ही सतह से होकर तीनों एक ही सतह पर मिलते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में एक ही सतह पर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि जितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा उतनी ही डिग्री का परावर्तन कोण बनेगा, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण परस्पर बराबर होंगे, है ना।
तो आज के सेशन में इतना ही टॉपिक, पार्ट 3 में इतना ही टॉपिक कवर रहेगा। और चलते चलते मिर्जा गालिब साहब का एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि हमें मालूम है कि जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, पर दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग करें, ताकि इस चैनल का और इस संस्था का प्रोग्रेस हो। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद।